हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम नियोनेटल हाइपोथर्मिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो नियोनेटल हाइपोथर्मिया के ऊपर ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने नियोनेटल हाइपोथर्मिया की डेफिनेशन, फिर टेम्परेचर रिकॉर्डिंग, क्लिनिकल डायग्नोसिस, मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस, हीट प्रोडक्शन कैसे होता है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, उसके बारे में, फिर साइन एंड सिम्टम ऑफ नियोनेटल हाइपोथर्मिया, इन सब के बारे में देख लिया था। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसके मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं कि अगर जो नियोनेटल हाइपोथर्मिया है उसका मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले किसी भी डिसीज़ के मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, तो कि सबसे पहले तो वो डिसीज़ हमें होने ही नहीं देना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला हमें पढ़ना है प्रिवेंशन, कि हम नियोनेटल हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हमने अगर आपको स्टार्टिंग के अंदर डेफिनेशन के अंदर याद हो तो हमने पढ़ा था कि कोल्ड स्ट्रेस, फिर मॉडरेट हाइपोथर्मिया एंड सीवियर हाइपोथर्मिया कब बोलते हैं। तो इसकी अलग अलग से ट्रीटमेंट हमें देखनी है कि अगर कोल्ड स्ट्रेस है तो हमें क्या करना है, मॉडरेट हाइपोथर्मिया है तो क्या करना है, एंड सीवियर हाइपोथर्मिया है तो क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें वापस से ये याद करना पड़ेगा कि अगर जो बच्चा है उसका टेम्परेचर 36.5 से लेके 37.5 के बीच में है तो नॉर्मल है। अगर 36.5 से लेके 36 के बीच में है तो कोल्ड स्ट्रेस है। एंड अगर 32 टू 36 के बीच में है अगर उसका टेम्परेचर तो मॉडरेट हाइपोथर्मिया है। एंड अगर 32 से कम है तो सीवियर हाइपोथर्मिया है, ठीक है। इसके अंदर हमें अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखते हैं हम मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रिवेंशन, हम नियोनेटल हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है कि जब बच्चा जो है उसकी डिलीवरी हो तभी से हमें प्रिवेंशन करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो डिलीवरी रूम का जो टेम्परेचर है वो वार्म होना चाहिए, ठीक है, वार्म डिलीवरी रूम होना चाहिए। तो उसका जो रूम का टेम्परेचर है, जो डिलीवरी रूम है उसका टेम्परेचर 25 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 26 टू 28 के अराउंड, बट आप 25 से ऊपर होना चाहिए, ऐसा याद रखें। तो प्रिवेंशन के अंदर हमें 10 स्टेप देखने हैं। तो उसमें से सबसे पहला स्टेप है कि जो डिलीवरी रूम है वो वार्म होना चाहिए। फिर क्या है कि अगर जब बच्चा आता है तो अगर उसका हमें रिसक्सिटेशन करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी वार्म होना चाहिए, ठीक है। वार्मर के अंदर रखना है बेबी को, फिर उसका रिसक्सिटेशन करना है। फिर क्या करना है कि बेबी को इमीडिएटली ड्राई कर देना है, ठीक है, ड्राई करना है बेबी को। फिर क्या है कि उसको अप्रोप्रिएट क्लोथ्स पहनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ोटो देखिए आप, ये बच्चे ने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं ना पूरी बॉडी के ऊपर। अगर विंटर हो तो ही ऐसे गर्म कपड़े पहनाने हैं, बाकी नॉर्मल कपड़े, बट कपड़े पहनाने हैं बच्चे को, ठीक है। ऑल बॉडी शुड बी कवर्ड एक्सेप्ट फेस, ठीक है, फेस को कवर नहीं करना है हमें, बाकी की जो पूरी बॉडी है वो कवर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने, तो कि वार्म डिलीवरी रूम, वार्म रिसक्सिटेशन, इमीडिएट ड्राइंग एंड अप्रोप्रिएट क्लोथिंग। अब उसके बाद है कि अगर अभी बच्चा आया ही है तो अभी उसको तुरंत नहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाथिंग हमें पोस्टपोन करना है, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में हमें बच्चे को डायरेक्टली ठंडे पानी से या पानी से नहीं नहलाना है, स्पॉन्ज बाथिंग करना है, ठीक है। फिर क्या है कि KMC, कांगारू मदर केयर करवानी है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए बच्चे का। जनरली मदर को प्रीफर करते हैं, बट कोई भी रिलेटिव कांगारू मदर केयर करवा सकता है। इसमें क्या करना होता है, तो कि बेबी का जो चेस्ट एंड एब्डोमिन है वो, एंड जो मदर है उसका चेस्ट एंड एब्डोमिन जो है वो टच होना चाहिए, ठीक है, कांगारू मदर केयर। फिर क्या करना है हमें, तो कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग को एडवाइस करना है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सब कुछ हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस के अंदर अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। जनरली नॉर्मल डिलीवरी होगी अगर, तो आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर जब उसकी जो मदर है वो लेबर से रिकवर होगी तब करवाना स्टार्ट कर देना है। एंड अगर सीजरियन सेक्शन है तो 4 आवर्स के अंदर, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें स्टार्ट कर देना है। फिर उसके बाद क्या है, तो कि रूमिंग इन, इसके अंदर क्या है, तो कि मदर एंड बेबी इन दोनों को एक ही रूम के अंदर रखना है। इससे क्या होगा, तो कि कनेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो मदर एंड बेबी को एक ही रूम के अंदर रखना है। फिर उसके बाद क्या है, तो कि प्रोफेशनल अलर्ट, मतलब क्या हमारी बात कर रहे हैं ये, वी हैव टू मॉनिटर टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी आफ्टर बर्थ 3 आवरली। बर्थ के बाद हमें जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका टेम्परेचर हर 3 आवर में मेजर करना है। एंड अगर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, हाइपोथर्मिया हो रहा है, तो इमीडिएटली हमें मेजर्स लेने हैं, ठीक है।
एंड अगर हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हम जहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, वहाँ अगर ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, हमें उस बच्चे को हायर सेंटर पे रिफ़र करने की ज़रूरत है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी वार्म ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। एडिक्वेट क्लोथिंग, एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन, एडिक्वेट जो है उसके अंदर सब मशीन या जो भी वार्मर जो कुछ भी हो वो सब होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है प्रिवेंशन के लिए। वार्म डिलीवरी रूम, वार्म रिसक्सिटेशन, इमीडिएटली ड्राइंग, एप्रोप्रिएट क्लोथिंग, बाथिंग शुड बी पोस्टपोन्डेड, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट यानी कि कांगारू मदर केयर, फिर ब्रेस्ट फीडिंग, फिर रूमिंग इन मतलब कि मदर एंड बेबी को एक ही रूम के अंदर रखना है, प्रोफेशनल अलर्ट एंड वार्म ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये बात कर ली है हमने मैनेजमेंट के अंदर कि हम प्रिवेंट कैसे करेंगे। अब इसके बाद हमें देखना है कि अगर कोल्ड स्ट्रेस है तो कोल्ड स्ट्रेस की ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो कोल्ड स्ट्रेस की ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है, तो कि जो उसके क्लोथ्स हो गए, ठीक है, कोल्ड क्लोथ्स उसके जो कुछ भी हो वो हमें रिमूव कर देने हैं एंड उसकी जगह पे वार्म क्लोथ्स पहना देने हैं। रिमूव कोल्ड क्लोथ्स एंड रिप्लेस देम विथ वार्म क्लोथ्स एंड कवर एडिक्वेटली, ठीक है। उसके जो कपड़े हैं वो चेंज कर देने हैं, वार्म क्लोथ्स पहना देने हैं। फिर जिस रूम के अंदर रखा है, जिस बेड के ऊपर उस बच्चे को सुलाया है वो भी वार्म होना चाहिए। उसका जो टेम्परेचर है वो भी 28 to 32 के बीच में होना चाहिए। फिर जो बच्चा है उसको अपनी मदर के साथ एक ही बेड में रखना है। बेडिंग इन विद द मदर, कांगारू मदर केयर करवानी है, फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग की एडवाइस देनी है, ठीक है। तो ये सब तो जो है वो नॉर्मल ही है, बट ये आप याद रखें कि कोल्ड स्ट्रेस है अगर तो नो एक्स्ट्रा हीट सोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। कोल्ड स्ट्रेस है अगर बेबी को तो ये सब ही करना है, हमें एक्स्ट्रा हीट सोर्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी कोल्ड स्ट्रेस की ट्रीटमेंट की बात। अब हमने प्रिवेंशन देख लिया, कोल्ड स्ट्रेस को ट्रीटमेंट कैसे करना है वो देख लिया। अब हम देखते हैं कि अगर मॉडरेट हाइपोथर्मिया है तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट हाइपोथर्मिया, तो मॉडरेट हाइपोथर्मिया की ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है हमें, तो कोल्ड स्ट्रेस के अंदर जो भी किया ना, ये सब जो मेजर्स हमने कोल्ड स्ट्रेस के अंदर देखे वो सब वापस से यहाँ पे करने हैं। एंड यहाँ पे हमने कोल्ड स्ट्रेस के अंदर देखा कि एक्स्ट्रा हीट सोर्स अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे मॉडरेट हाइपोथर्मिया के अंदर हमें एक्स्ट्रा हीट सोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हीट कैसे देंगे, तो कि वार्म टॉवेल्स, 200 वोल्ट के बल्ब्स, हीटर, रेडिएटर, वार्मर, इंक्यूबेटर, इसमें से जो भी हमारे पास अवेलेबल हो उसका यूज़ करके हम उसको एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर जो रूम है वो वार्म होना चाहिए, जिस बेड के अंदर बेबी को रखा है वो भी वार्म होना चाहिए। एंड हमें जो बेबी है उसका टेम्परेचर हर 15 मिनट के अंदर मेजर करना है, ठीक है। मॉडरेट हाइपोथर्मिया की ट्रीटमेंट के अंदर हमने क्या देखा, तो कि जो कोल्ड स्ट्रेस के प्रिवेंशन के लिए जो भी मेजर्स थे वो लेने हैं, एक्स्ट्रा हीट सोर्स देना है एंड 15 मिनट पे उसका टेम्परेचर लेते रहना है। अब इसके बाद हम देखते हैं सीवियर हाइपोथर्मिया को हम कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपोथर्मिया, तो सीवियर हाइपोथर्मिया को हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो हीट लॉस को रिड्यूस करने के लिए सब मेजर्स हमें लेने हैं। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर रैपिड वार्मिंग करना है बेबी का टिल द टेम्परेचर रीच 34 सेल्सियस, ठीक है। जब तक उस बच्चे का जो टेम्परेचर है वो 34 तक ना पहुंच जाए तब तक हमें उसका रैपिड वार्मिंग करना है। एंड फिर जब 34 पे पहुंच जाए, हमने क्या देखा था कि अगर 32 से कम टेम्परेचर है तो उसको बोलते हैं सीवियर हाइपोथर्मिया। तो 34 से 34 तक पहुंच जाए उसका टेम्परेचर, तब तक हमें रैपिड वार्मिंग करना है एंड फिर हमें स्लो वार्मिंग करना है, ठीक है। एंड हर 15 से 30 मिनट में हमें उसका टेम्परेचर मेजर करते रहना है। फिर इस बच्चे के अंदर हमें कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, ये सब कुछ अच्छे से देखना है। एंड सेप्सिस के लिए भी स्क्रीनिंग करना है कि भाई इस बच्चे को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो कि इसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है एंड उसको माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए भेजना है। फिर हमें उसको ऑक्सीजन देना है, 10% डेक्सट्रोज देना है 2 ml/kg। अगर उसका कैपिलरी रिफिलिंग टाइम जो है वो मोर देन 3 सेकेंड है तो हमें उसको नॉर्मल सलाइन भी देना है 10 ml/kg पर डोज। फिर विटामिन के भी देना है हमें उस बच्चे को 1 mg। एंड अगर सेप्सिस हमें लग रहा है, अगर हम सेप्सिस को सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जब तक अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं सेप्सिस को, तो जब तक लैब के रिपोर्ट्स ना आ जाए तब तक हमें एंटीबायोटिक्स भी स्टार्ट कर देनी है। तो ये हमने देख लिया ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपोथर्मिया, ठीक है। मेजर्स टू रिड्यूस हीट लॉस,
फिर रैपिड वार्मिंग, स्लो वार्मिंग, ये जो स्क्रीनिंग है वो 15 से 30 मिनट पे जो टेम्परेचर है वो मेजर करना है, ऑक्सीजन देना है, डेक्सट्रोज देना है, नॉर्मल सलाइन देना है, अगर कैपिलरी रिफिलिंग टाइम मोर देन 3 सेकेंड है तो विटामिन के देना है, एंड अगर सेप्सिस लग रहा है तो एंटीबायोटिक्स देनी है। तो मैनेजमेंट के अंदर हमने ये सब कुछ बात कर ली है। तो अभी तक हमने नियोनेटल हाइपोथर्मिया के बारे में सब कुछ देख लिया है, उसकी डेफिनेशन, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग, क्लिनिकल डायग्नोसिस, हीट लॉस की मैकेनिज्म, हीट प्रोडक्शन की मैकेनिज्म, साइन एंड सिम्टम, फिर मैनेजमेंट के अंदर प्रिवेंशन कैसे करना है, अगर कोल्ड स्ट्रेस है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, मॉडरेट हाइपोथर्मिया की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, एंड सीवियर हाइपोथर्मिया की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है, एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के जो नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।